दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी हमेशा परेशान, दुखी और डर में रहते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी दिखावे के बहुत खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग ब्रांडेड चीजों से लदे होने के बावजूद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसे ही हमारी सारी समस्याओं का हल है, पर क्या ये सच है? क्या पैसे से वाकई में सुकून, आत्मसंतोष और आजादी खरीदी जा सकती है? अगर आपके भी मन में ये सवाल उठते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल बुक लैंप में, जहाँ हम किताबों की रोशनी से जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास किताब की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये बताती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और क्यों कभी कभी हम जानबूझकर भी गलत वित्तीय फैसले कर लेते हैं। इस किताब में एक बात बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना और उससे रिश्ते बनाना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई साधारण दिखने वाला आदमी बिना किसी दिखावे के चुपचाप करोड़पति बन जाता है, जबकि कोई ऊंची नौकरी वाला हर महीने की EMI में ही फंसा रहता है। यही फर्क होता है पैसे की मनोविज्ञान का। पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, वो हमारी सोच, आदत और धैर्य का आईना होता है। एक बार की बात है, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करता था। उसे शेयर मार्केट का ज्यादा ज्ञान नहीं था, बस वो हर महीने नियमित रूप से निवेश करता रहा। वहीं एक MBA ग्रेजुएट था जो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन खर्च इतना करता था कि सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं था। 20 साल बाद जब देखा गया तो वो साधारण गार्ड करोड़पति बन चुका था और MBA वाला अब भी लोन चुका रहा था। यही है पैसे की असली साइकोलॉजी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा केवल बुद्धि से नहीं, आदतों से बनता है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना एक व्यवहार है। हम सबको अपनी जिंदगी के हिसाब से पैसा मैनेज करना आना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर। इस किताब को सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि धैर्य, सरलता, लॉन्ग टर्म सोच और संतुलित जीवन ही सच्ची धन दौलत है। और सबसे बड़ी बात, आपको पैसे का डर नहीं रहेगा, बल्कि आप उसे समझकर अपने लिए सुखद और स्वतंत्र जीवन बना पाएंगे। तो चलिए आज से हम पैसे से दोस्ती करना सीखते हैं। इस किताब में छिपे अनमोल विचारों से अपने भविष्य को रोशन करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं। आप तैयार हैं एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक शांत समृद्ध जीवन की ओर बढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये सुंदर यात्रा, सिर्फ आपके अपने चैनल बुक लैंप पर। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं होता है, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, जरा सोचिए, एक इंसान स्टॉक मार्केट में करोड़ों लगाकर रातों रात अमीर बन जाता है और वहीं कोई दूसरा उसी स्टॉक मार्केट से अपना सब कुछ गंवा बैठता है। कोई कहता है क्रिप्टो बेकार है, तो कोई उसी से करोड़ों बना लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इन दोनों में से कोई पागल था? नहीं, किताब का पहला चैप्टर यही कहता है, कोई भी पागल नहीं होता है। हर इंसान का फैसला उसकी जिंदगी की कहानी, अनुभव, माहौल और हालात पर आधारित होता है। जो उसने जिया है वही उसकी सोच बनाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान 1970 में पैदा हुआ और उसने 1980 के दशक में शेयर बाजार की रफ्तार देखी है, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग का मतलब होगा मौका। लेकिन अगर कोई 2008 की मंदी में अपना पैसा डूबता देख चुका है, तो वही इन्वेस्टिंग उसके लिए बन जाती है डर। मतलब क्या हुआ? दोनों लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग हालात देखे, इसलिए दोनों की सोच में फर्क है। और यही इस किताब का पहला बड़ा संदेश है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के फैसले को बिना उनकी कहानी जाने जज करते हैं, तो हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम तार्किक हैं, लेकिन असल में हम भावनात्मक और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित होकर फैसले लेते हैं।
इसलिए अगर कोई आपके कहे अनुसार पैसे से नहीं सोचता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बस उसकी कहानी आपसे अलग है। चलिए हम इसे और भी आसान बनाते हैं। मान लीजिए राम बचपन से गरीबी में रहा, पैसा बचाने की उसकी आदत बन गई। आज अगर उसे लाखों मिल भी जाएं तो वो फिर भी खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग कहेगा कल क्या होगा। वहीं श्याम एक अमीर परिवार में पला है, उसके लिए पैसे की कोई चिंता नहीं रही, तो वो पैसे को बेझिझक खर्च करेगा, सोचकर कि जैसा कल आया वैसा फिर आ जाएगा। अब बताइए, क्या राम गलत है? क्या श्याम पागल है? नहीं, दोनों बस अपनी जिंदगी की कहानी जी रहे हैं। और यही बात हमें सिखानी है खुद को भी, कि हम अपने अनुभवों से सोचते हैं और दूसरों को समझने के लिए हमें उनकी यात्रा को भी समझना होगा। अगर हम इस बात को समझ लें तो हम न केवल पैसे के बारे में बेहतर सोच पाएंगे, बल्कि लोगों से जुड़ाव और समझदारी भी बढ़ेगी। तो इस पहले अध्याय से हमें 3 खास बातें सीखने को मिलती हैं। एक, हर किसी की वित्तीय सोच उसकी जिंदगी के अनुभवों से बनती है। 2, दूसरों के फैसले को उनकी कहानी जाने बिना जज मत कीजिए। 3, हम सबकी फाइनेंशियल यात्रा अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़िए। दोस्तों, ये पहला चैप्टर एक बहुत प्यारा और सच्चा आईना है, जो हमें दिखाता है कि हम सब इंसान हैं। हमारी गलतियां, डर और फैसले सबका एक कारण होता है, और जब हम खुद को और दूसरों को समझने लगते हैं तो पैसे से जुड़ा तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो कैसा लगा आपको ये पहला अध्याय? अगर अच्छा लगा हो तो अगला चैप्टर भी जरूर सुनिएगा, जहां हम बात करेंगे कि पैसे की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। लक और रिस्क बुक लैम्प चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम किताबों से जिंदगी की सबसे कीमती सीख निकालते हैं, साधारण भाषा में आपके लिए, चाहे आप कम कमाते हो या ज्यादा। अगर आप सही सोच के साथ पैसे को समझेंगे तो जिंदगी आपको सुकून और आजादी दोनों दे सकती है। मिलते हैं अगले अध्याय में प्यार और प्रेरणा के साथ। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, यानी भाग्य और जोखिम। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, और कुछ लोग सिर्फ एक सही मौके पर होते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। क्या ये सिर्फ मेहनत का खेल है या किस्मत का? अगर आप भी कभी इस सोच में डूबे हैं तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा अध्याय, लक एंड रिस्क, आपके दिल को छू जाने वाला है। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी में भाग्य और जोखिम दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ मेहनत और परिणाम को जोड़कर देखते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो पूरे अमेरिका का एकमात्र स्कूल था जहां बच्चों को कंप्यूटर एक्सेस मिला था। अब आप सोचिए, अगर वो किसी और स्कूल में होते, अगर उन्हें कंप्यूटर का इतना जल्दी एक्सपोजर नहीं मिलता, तो क्या आज बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते? हो सकता है हाँ, पर शायद नहीं। यहाँ पर मेहनत के साथ किस्मत का एक छोटा सा तड़का बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जोखिम, रिस्क का पहलू भी उतना ही गहरा है। केनेडी परिवार का एक लड़का था, उसका नाम था टॉमी हिलफिगर जैसा कुछ, बहुत होशियार और बहुत मेहनती। लेकिन एक दिन पार्टी से लौटते हुए सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। अब बताइए, क्या उसमें भी उतना ही टैलेंट था जितना किसी सक्सेसफुल इंसान में होता है? शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन उसकी किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम क्या करें, मेहनत करें या भाग्य के भरोसे रहें? इस अध्याय का जवाब बहुत सरल और सच्चा है कि आप पूरी मेहनत करें, लेकिन जब सफलता मिले तो विनम्र रहें, और जब असफलता मिले तो खुद को दोष न दें, क्योंकि हो सकता है आपका किया गया फैसला 100% सही हो, पर समय और हालात ऐसे हों कि नतीजा गलत निकले। इसलिए लेखक हमें कहते हैं, कभी भी एक इंसान की सफलता या असफलता को देखकर यह मत मानिए कि वह पूरी तरह उसकी मेहनत या मूर्खता का परिणाम है, क्योंकि उसमें भाग्य और जोखिम की छाया भी छुपी होती है।
तो इस अध्याय से हमें 3 गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। हर सफलता में किस्मत का एक हिस्सा होता है। मानिए, स्वीकार कीजिए, हर असफलता में सिर्फ आप गलत नहीं होते, कई बार समय और हालात जिम्मेदार होते हैं। इसलिए न तो घमंड करें, न ही आत्मग्लानि में डूबें, विनम्र बने, सीखते रहें। दोस्तों, सोचिए, अगर हम अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा घमंड करेंगे तो हम दूसरों की मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे, और अगर हम अपनी असफलता पर ही टूट जाएंगे तो शायद हम दोबारा कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए सही नजरिया यही है, मेहनत करो, भरोसा रखो, और जब नतीजे आएं तो विनम्र बने रहो। दोस्तों, लक एंड रिस्क हमें सिखाता है कि जिंदगी एक बैलेंस है, मेहनत और मौकों का, हिम्मत और समझ का। हमें अपना कर्म करना है, लेकिन जब नतीजा आए तो थोड़ा नम्र रहना और थोड़ा सहनशील। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया तो अगले अध्याय में हम जानेंगे हम पैसे से कैसे फैसले लेते हैं और क्यों तर्क से ज्यादा भावना हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती है। तो बुक लैंप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम और गहराई से पैसे और सोच के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी भी काफी नहीं होता। दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि आपने बहुत कुछ पा लिया है, फिर भी कहीं अंदर से खालीपन महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि जितना भी पैसा आ जाए, मन कहता है थोड़ा और चाहिए, और फिर हम थकते हैं, भागते हैं उस थोड़े और की तलाश में, जो कभी पूरा ही नहीं होता। यही है इस अध्याय का सार। नेवर इनफ यानी कि कभी भी संतोष नहीं था। मॉर्गन हाउसेल हमें बताते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक है, हम तुलना करना बंद नहीं कर पाते। हम अपने घर, गाड़ी, कपड़े, स्टेटस, हर चीज किसी और से तौलते हैं, और जब हम तुलना करते हैं तो हमेशा कोई न कोई हमसे ऊपर होता ही है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। राजेश एक मिड लेवल बैंक मैनेजर है। उसने अपने लिए एक बढ़िया घर लिया, कार ली, ईएमआई भरता है और खुद को सफल मानता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि उसके पुराने दोस्त समीर ने BMW ले ली। बस उसी पल राजेश के मन में जो खुशी थी वो खत्म हो जाती है। अब वो सोचता है, मैं भी लूंगा, चाहे AME दोगुनी हो, चाहे फैमिली टाइम कट जाए। क्यों? क्योंकि उसे उसकी खुशी अब नहीं, दूसरों के स्टैंडर्ड से तय करनी है। लेखक कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि कब रुकना है तो दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन कितना पैसा काफी है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। राजारत्नम और बर्नी मैडॉफ, 2 ऐसे लोग जिनके पास करोड़ों थे, फिर भी वो धोखाधड़ी करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो पैसा कभी काफी नहीं था, और अंत में ना पैसा बचा, ना इज्जत, ना चैन। अब आप सोचिए, क्या जरूरी नहीं कि हम अपने लिए एक इनफ पॉइंट तय करें, एक ऐसा स्तर जहां पहुंचकर हम कह सकें, हाँ, अब मैं संतुष्ट हूं, अब मैं दौड़ नहीं जिंदगी जीना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप इस दौड़ में थक चुके हैं, अगर आप भी हर बार थोड़ा और की तलाश में खुद को खोते जा रहे हैं, तो ये अध्याय आपको सच्चे सुख का रास्ता दिखा सकता है। संतोष का सुख, परिवार के साथ बिताए पलों की कीमत और खुद से प्यार करने की ताकत। याद रखिए, सफलता वो नहीं जो दिखती है, सफलता वो है जो महसूस होती है, और वो तभी महसूस होती है जब मन में शांति हो। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे की भूख में खुद को मत भूलिए। तो आइए इस अध्याय से हम ये 3 खूबसूरत बातें ले चलें। एक, तुलना करना बंद कीजिए। हर किसी की दौड़ अलग होती है। 2, कितना काफी है, इसका जवाब खुद से पूछिए। 3, संतोष को कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी समझदारी मानिए। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा तो बुक लैंप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, उनमें छिपी जिंदगी की रोशनी फैलाते हैं। चलो फिर चलते हैं अगली कहानी में, अगले अध्याय में, जहां हम सीखेंगे कि पैसा समझदारी से कैसे बढ़ाया जाए और क्यों भावनाएं हमारे फैसलों को तय करती हैं। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चमत्कारी चक्रवृद्धि, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। दोस्तों,
आपने ये सवाल जरूर कभी सोचा होगा, इतना पैसा लोग कैसे बना लेते हैं? क्या इनके पास कोई गुप्त तरीका है? सोचिए, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाया? हैरानी होती है ना? असल में इसका जवाब बहुत सीधा है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। लेकिन रुकिए, ये बात सिर्फ मैथ या फॉर्मूले की नहीं है, ये तो धैर्य की, निरंतरता की और समय को समझने की बात है। क्योंकि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है। आप हर महीने 500 जोड़ते हैं और 12% की दर से ये पैसा बढ़ता है। पहले साल में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, दूसरे साल में थोड़ा सा, लेकिन 10-15 साल बाद वही छोटा सा निवेश एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और यही है कंपाउंडिंग का कमाल। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अधीर स्वभाव। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, हम हफ्तों में अमीर बनना चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, रुकना और सब बेच देना। कंपाउंडिंग एक पौधे जैसा है। हर रोज थोड़ा पानी दो, थोड़ा धूप दो और भरोसा रखो, वो एक दिन पेड़ बनकर आपको फल जरूर देगा। लेकिन अगर आप हर 3 दिन में गमला उखाड़ कर देखोगे कि जड़ें बढ़ी या नहीं, तो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। वॉरेन बफेट ने यही किया। उन्होंने टाइम इन द मार्केट को अपनाया, न कि टाइमिंग द मार्केट को। उन्होंने लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखा, छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लेखक कहते हैं कि गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरली अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रीटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी सबसे ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, सबसे लंबा और लगातार कमाना जरूरी है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं धैर्य रख सकता हूँ? क्या मैं आज थोड़ा बचा सकता हूँ ताकि कल बहुत पा सकूं? अगर हाँ, तो आप भी उस रास्ते पर हैं जहाँ पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसा कमाने के पीछे भागोगे। इस अध्याय से हमें 3 जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। एक, कंपाउंडिंग एक जादू है, लेकिन इसके लिए वक्त और धैर्य चाहिए। 2, छोटे निवेश को कभी कम मत समझो, वही समय के साथ बड़ा बनता है। 3, लंबे समय तक टिके रहना ही असली सफलता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया तो बुक लैंप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं किताबों में छिपे वो रत्न जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, यानी अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। खुश रहिए, सीखते रहिए और निवेश करते रहिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा दोस्त है अगर आप उसे समझ लें तो। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग हैं। दोस्तों, सवाल कीजिए खुद से, क्या अमीर बन जाना ही काफी है, या असली खेल तब शुरू होता है जब आपको उस दौलत को बचाकर रखना होता है? क्या आपने लोगों को देखा है जो कुछ सालों में करोड़पति बने और फिर अचानक सब खो बैठे? क्या आपने सुना है उन लॉटरी जीतने वालों के बारे में जो कुछ ही सालों में फिर से पहले जैसे गरीब बन गए? तो असली सवाल ये है, दौलत कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाकर रखना एक बुद्धिमत्ता। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए विनम्रता, डर और लगातार सजगता चाहिए। सोचिए, जब आप शुरुआत करते हैं, रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब आप खुद को साबित करते हैं। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं, तब आप में आने लगता है घमंड। अब मैं सब जानता हूँ, अब कुछ भी कर सकता हूँ, और यही घमंड हमें ले डूबता है। एक असली कहानी पर गौर कीजिए। माइक टायसन, दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर्स में से एक, $400 मिलियन की कमाई, फिर दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि रखना कैसे है। उन्होंने कमाया बहुत, लेकिन उड़ाया उससे ज्यादा। लेखक हमें बताते हैं, धन की रक्षा करने के लिए जरूरी है विनम्रता, ये मानना कि हम हर समय सही नहीं हो सकते। सेफ्टी नेट, आपातकाल के लिए तैयारी, लालच से बचाव, हर बार बड़ा दांव खेलने की जरूरत नहीं। पैसे को ऐसे समझिए जैसे एक पौधा हो,
पानी दीजिए पर ज्यादा नहीं, धूप में रखिए पर झुलसा मत दीजिए, देखभाल कीजिए पर जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। कमाना मेहनत है पर बचाना समझदारी है। आप कितना भी कमा लें, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं संभाल पाए तो वो सिर्फ अस्थायी सफलता है। असल अमीरी तब है जब आप चैन की नींद सो सकें, बिना इस डर के कि कल सब चला जाएगा। मॉर्गन हाउसेल का एक जबरदस्त वाक्य, There are a million ways to get wealthy, but only one way to stay wealthy. Some combination of frugality and paranoia. यानी कि अमीर बनने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक सावधानी और सादगी का मेल। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप सिर्फ दौलत कमाने में लगे हैं या उसे टिकाने की सोच भी आपके अंदर है? क्या आप निवेश करने के साथ साथ सुरक्षा के बारे में भी सोचते हैं? क्या आपके पास प्लान बी है या आप सोचते हैं मैं तो कभी हारूंगा ही नहीं? तो चलिए इस अध्याय से 3 अमूल्य सीख लेते हैं। एक, अमीर बनने के बाद विनम्र रहना सबसे बड़ी ताकत है। 2, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। 3, दौलत को बनाए रखने के लिए सादगी, सेफ्टी और सोच जरूरी है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो बुक लैम्प को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी के सबसे बड़े पाठ समझते हैं और महसूस करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे फ्रीडम। असली अमीरी का मतलब पैसा नहीं, आजादी होती है, क्योंकि अमीरी दौलत से नहीं सोच से आती है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। कभी कभी एक ही जीत सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिंदगी में हर फैसला सही होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हर बार आपको जीतना होगा? तो रुकिए, क्योंकि मॉर्गन हाउसेल इस अध्याय में कुछ ऐसा बताते हैं जो आपकी सोच को झकझोर देगा। हर बार नहीं जीतना जरूरी, बस कुछ खास बार जीतना बहुत होता है। सोचिए, आपने 100 बार कोशिश की, 90 बार नाकाम हुए, पर 10 बार आपको ऐसा रिजल्ट मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। यही है टेल्स यू विन, यानी बार बार की कोशिश में एक बार की जीत आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा सकती है। हम यहाँ एप्पल कंपनी का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने सैकड़ों प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें से कई फेल हो गए। न्यूटन, आईपॉड शफल, होमपॉड, लेकिन सिर्फ आईफोन की एक बड़ी सफलता ने उनकी किस्मत पलट दी। एक टेल इवेंट ने उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी कंपनियों में ला खड़ा किया। मॉर्गन कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंटली ग्रेट, इट्स अबाउट बीइंग ग्रेट एट द राइट टाइम। यानी सफलता हर बार परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जीत हासिल करने में है। अब सोचिए, जब आप कोई आइडिया शुरू करते हैं या कोई काम की शुरुआत करते हैं और वो फेल हो जाता है, तो क्या आप रुक जाते हैं? अगर स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या वॉल्ट डिज्नी पहली हार में रुक जाते तो आज दुनिया वैसी ना होती जैसी है। आपका काम है कोशिश करते रहना, नई चीजें ट्राई करना और तैयार रहना उस एक खास जीत के लिए जो आपके सारे नतीजे बदल सकती है। मॉर्गन कहते हैं कि ज्यादातर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और सफलता तेज से आती हैं, जो कम होती हैं, पर जब होती हैं तो जोरदार असर छोड़ती हैं। ये लाइफ है, यहाँ हर निर्णय एक सिक्का है। हो सकता है वो उल्टा गिरे, पर जब वो टेल्स की तरह सीधा गिरता है तो जिंदगी चमक उठती है। अब सोचिए, अगर आप 10 बार फेल हो चुके हैं तो क्या आप उस 11वीं कोशिश में जीत नहीं सकते? क्या आपने वो टेल विन को मौका दिया है? अगर नहीं, तो आज से अपनी सोच बदलिए। फेल होना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। इस अध्याय की 3 दमदार सीख मिलती है। एक, हर बार सफल होना जरूरी नहीं, एक बड़ी सफलता काफी है। 2, कोशिशें बंद मत कीजिए, टेल सक्सेस कभी भी आ सकती है। 3, जो सफल लोग हैं उनके पीछे भी ढेर सारी असफलताएं हैं, पर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें सच्ची लगीं और दिल से जुड़ीं, तो बुक लैम्प को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनते, जिंदगी के राज समझते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे फ्रीडम, असली दौलत पैसा नहीं, समय और निर्णय लेने की आजादी है। कोशिश करते रहिए और उस टेलविन का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद पैदा कीजिए। चैप्टर 7,
फ्रीडम असली दौलत पैसा नहीं, समय और निर्णय लेने की आजादी होती है। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन कोई आजादी ना हो, तो क्या आप खुद को सफल कहेंगे? अगर आपको रोज वही काम करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते, चाहे आपकी तनख्वाह लाखों में हो, तो क्या वो जिंदगी है या एक सुनहरी जेल? तो असली अमीरी क्या है, पैसा या आजादी? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, दौलत की सबसे बड़ी परिभाषा है आप कब, कैसे और किसके साथ समय बिताएं, इसका फैसला आप खुद कर सकें। यही है आजादी। कल्पना कीजिए, आप सुबह तब उठें जब आपकी आंख खुले, न कि अलार्म के डर से। आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिले, न कि सिर्फ तनख्वाह के लिए। आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाएं, बिना बॉस से छुट्टी मांगे। क्या यही असली दौलत नहीं है? दुनिया में लाखों लोग दिन रात भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन उस दौड़ में वो क्या खो रहे हैं? वो खो रहे हैं अपना समय, अपनी मर्जी और सबसे बढ़कर अपनी आजादी। मॉर्गन हमें समझाते हैं कि कई लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन वे खुद के मालिक नहीं हैं। उन्हें हर चीज के लिए किसी और से पूछना पड़ता है, बॉस से, क्लाइंट से, सिस्टम से। लेकिन वही कुछ लोग इतने अमीर नहीं हैं, फिर भी अपने समय और फैसलों के मालिक हैं, और वही लोग असल में अमीर हैं। लेखक कहते हैं, डूइंग व्हाट यू वांट, when you want, with whom you want, for as long as you want, is the ultimate form of wealth. यानी आप कब, क्या और किसके साथ करना चाहते हैं, ये चुनाव अगर आपके हाथ में है तो आप सबसे अमीर हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा गांव था जहां एक मछुआरा रोज थोड़ी मछली पकड़ता, फिर दिन भर अपने परिवार के साथ बैठकर गीत गाता, आराम करता। एक अमीर बिजनेसमैन आया और बोला, तुम ज्यादा मेहनत करो, बड़ी नाव लो और अमीर बनो। मछुआरे ने पूछा, फिर? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम रिटायर होकर आराम कर सकोगे। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो वो अभी कर रहा हूँ। इस अध्याय से हमें समझ आता है कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उस पैसे का असली मकसद है आजादी। आजादी सोचने की, फैसला लेने की, जीवन जीने की। आइए इस अध्याय से 3 बेशकीमती सीख लेते हैं। 1, पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। 2, सच्ची दौलत है, समय और मर्जी की आजादी। 3, जितना कम खर्च करेंगे उतनी जल्दी आजादी पा सकेंगे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो बुक लैम्प को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी का असली मतलब समझते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग क्या सोचते हैं और हम क्या मानते हैं? क्यों हम दिखावे की दुनिया में उलझ जाते हैं? सोचिए आजादी से और जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग आपके पास जो है उससे नहीं, बल्कि अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बड़ी कार में बैठे इंसान को देखकर सोचा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? क्या आपने कभी कोई महंगा फोन, बड़ी घड़ी या आलीशान घर देखकर महसूस किया, लोग मुझे कितना मानेंगे अगर ये सब मेरे पास हो? तो रुकिए दोस्त, मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि आप जो चीजें दिखाना चाहते हैं, लोग वैसा सोचते ही नहीं। इस अध्याय का नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। यानी जब हम किसी महंगी कार को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वाह क्या कार है, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं, वाह क्या इंसान है जिसने ये कार खरीदी। यही है विरोधाभास। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें दिखाकर लोग हमें पसंद करेंगे, हमसे प्रभावित होंगे, पर सच ये है कि लोग खुद को उस चीज के साथ इमेजिन करने लगते हैं, न कि आपको उसमें देखकर सराहते हैं। अब सोचिए, अगर आप आईफोन लेकर चलते हैं, लोग ज्यादा ध्यान आईफोन पर देंगे, न कि इस बात पर कि आप कितने समझदार, मेहनती या बुद्धिमान हैं, क्योंकि इंसानों का ध्यान आपके पास क्या है पर नहीं, बल्कि मैं कैसा दिखूंगा अगर ये चीज मेरे पास हो पर होता है। मॉर्गन हमें एक गहरा संदेश देते हैं। दूसरों की इज्जत पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद ऐसा व्यक्ति बनना जिसकी इज्जत की जाए, न कि सिर्फ दिखावा करना। तो सवाल ये है
क्या आप चीजें इसलिए खरीद रहे हैं कि आपको वो चीज चाहिए, या इसलिए कि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो आपके पास है? अगर वजह दूसरी है तो शायद आप खुद से दूर जा रहे हैं। एक बार एक युवक ने महंगी कार ली। सोचा लोग उसे नोटिस करेंगे, लेकिन हुआ क्या? लोगों ने कार की तारीफ की, पर उसे सिर्फ एक ड्राइवर की तरह देखा। वो दुखी हो गया, क्योंकि उसे लगा था लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लेकिन लोग खुद को उस कार में देख रहे थे, न कि उसे। इस अध्याय की 3 गहरी बातें। एक, दूसरे लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम मानते हैं। 2, सच्चा सम्मान दिखावे से नहीं, आपके व्यवहार और विचारों से मिलता है। 3, महंगी चीजें आपको टेम्पररी अटेंशन देती हैं, परमानेंट रिस्पेक्ट नहीं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो बुक लैम्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जीवन की सच्चाई समझते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जहाँ दिखावे के पीछे नहीं, बल्कि समझदारी के पीछे दौलत छुपी होती है। कम में संतोष पाइए और दिखावे से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने में लगिए। यही असली अमीरी है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं, जो बचाई जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दौलत का असली मतलब क्या है? क्या वो बड़ी गाड़ी जो किसी ने खरीदी है, या वो फोन, महंगा सूट, ब्रांडेड जूते? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो दिख रहा है वही दौलत है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अब सोचिए, जो आदमी हर साल नई कार, नया मोबाइल और नई घड़ी लेता है, क्या वो सच में अमीर है, या सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को खाली कर रहा है? दौलत वो नहीं जो खर्च कर दी जाए, दौलत वो है जो बचा ली जाए। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि जब कोई महंगी चीज खरीदता है तो उसने अपनी बचत, अपना निवेश, यानी अपना फ्यूचर फ्रीडम बेच दिया। जो आप देखते हैं वो सिर्फ खर्च है, जो आप नहीं देखते वो है बचत, निवेश, सुरक्षा और आजादी। एक व्यक्ति रोज नई चीजें दिखाता है, नया कपड़ा, नया फोन, नए शौक। लोग सोचते हैं ये बहुत अमीर होगा, लेकिन सच्चाई ये हो सकती है उसके पास क्रेडिट कार्ड का बोझ, कर्ज और खाली बचत हो। दूसरी ओर एक व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, कोई दिखावा नहीं, न ब्रांड का मोह हो, लेकिन उसका बैंक बैलेंस, निवेश पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल फ्रीडम मजबूत है। वो दिखता नहीं, लेकिन सच में अमीर है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है, खर्च करना सबको आता है, पर दौलत बनाना एक कला है। दौलत बनती है संयम से, समझदारी से और चुपचाप। एक सच्ची कहानी पर गौर कीजिए। रोनाल्ड रीड एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और चौकीदार थे। साधारण कपड़े, सामान्य जीवन, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो पता चला कि उन्होंने $8 मिलियन की दौलत छोड़ दी। कैसे? सिर्फ बचत और स्मार्ट निवेश से। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, पर उनके पास असली दौलत थी जो किसी ने देखी नहीं। इस अध्याय की 3 अमूल्य बातें जो हमने सीखी, एक, दौलत दिखाने से नहीं, बचाने से बनती है। 2, सच्चे निवेशक कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। 3, फाइनेंशियल आजादी दिखावे में नहीं, नियंत्रण में है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो बुक लैम्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोचने का नजरिया बदलते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे सेव मनी, क्यों बचत सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि दिमाग, आदत और लक्ष्य का मामला है। याद रखिए, सच्ची दौलत चुपचाप बनती है, दिखावे से नहीं। चैप्टर 10, सेव मनी, बचत सिर्फ पैसों की आदत नहीं, ये आजादी का मंत्र है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं पैसे कमाने के बाद ही बचत होगी? जब ज्यादा कमाई होगी तब मैं सेविंग करूंगा, या मेरे खर्च इतने हैं कि बचाना मुमकिन ही नहीं? तो रुकिए दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं बचत का कमाई से कोई लेना देना नहीं है। बचत सोच से बनती है, पैसा तो माध्यम है। सोचिए, अगर कोई लाखों कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है, और कोई 20,000 में से 4,000 बचा लेता है, तो असली अमीर कौन है? जिसके पास पैसा बचा है या जिसके पास सिर्फ दिखावा है? मॉर्गन साफ कहते हैं रिच इज व्हाट यू अर्न,
वेल्थ इज व्हाट यू डोंट स्पेंड, मतलब कमाई से रईस बन सकते हो लेकिन बचत से अमीर बनते हो। बचत क्या है? बचत है आपकी मेहनत को भविष्य के लिए सुरक्षित करना। बचत है खुद पर नियंत्रण। बचत है अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर भविष्य की आज़ादी चुनना। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि बचत के लिए ज्यादा कमाई जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है समझदारी से खर्च करना। बचत का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप मजबूरी में नहीं अपनी मर्जी से जीते हो। बचत आज़ादी देती है। नो कहने की ताकत, नौकरी बदलने का विकल्प और सपनों के लिए जोखिम उठाने की आज़ादी। एक बार एक लड़की थी जो एक छोटे शहर से थी। नौकरी लगते ही उसने सबसे पहले खर्च नहीं, बचत की आदत डाली। हर महीने अपनी तनख्वाह का 25% बचाती रही। कुछ सालों बाद जब उसे अपनी खुद की क्लास शुरू करनी थी तो उसे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा। बचत ने उसे उसका सपना पूरा करने की ताकत दी। मॉर्गन कहते हैं, बचत आपको शक्तिशाली बनाती है क्योंकि वो आपको विकल्प देती है। आप जब चाहें काम छोड़ सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं बिना डर, बिना बोझ। इस अध्याय की 3 गहरी बातें जो हमें सीखने को मिलती है। एक, बचत अमीरी का बीज है, जितना बोओगे उतना फल मिलेगा। 2, सेविंग करने के लिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। 3, बचत मतलब सिर्फ पैसे का ढेर नहीं, वो आपकी आज़ादी, सुरक्षा और शांति है। अगर आप खुद को जिंदगी में आर्थिक रूप से आज़ाद बनाना चाहते हैं तो बुक लैम्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। एक पेज हर दिन, थोड़ा थोड़ा बचाइए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को वो मोड़ दीजिए जहाँ पैसा आपका गुलाम हो, आप उसका नहीं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस अद्भुत किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के निष्कर्ष की तरफ। ये एक ऐसी किताब जिसने पैसे को समझने का नजरिया ही बदल दिया। इस किताब से हमने जाना कि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना एक अलग ही कला है। एक अलग ही कला है, एक सोच है जिसे हर कोई नहीं अपनाता। चलिए एक नजर डालते हैं इस किताब के कुछ अनमोल अध्यायों पर। नो वन्स क्रेजी, सबकी फाइनेंशियल सोच अलग होती है, इसलिए तुलना करना छोड़ो। लक एंड रिस्क, हर सफलता के पीछे किस्मत और रिस्क दोनों होते हैं, समझ जरूरी है। नेवर इनफ, जब थोड़ा और की भूख खत्म नहीं होती तब शांति भी नहीं आती। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का कमाल तब दिखता है जब आप धैर्य रखते हैं। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, दौलत बनाना एक कला है लेकिन उसे बचाकर रखना समझदारी है। टेल्स, यू विन, जिंदगी के कुछ ही फैसले बड़ा बदलाव लाते हैं। फ्रीडम, असली अमीरी है अपनी मर्जी से जीने की आजादी। मैन इन द कार पैराडॉक्स, लोग आपकी कार नहीं बल्कि आपकी खुशी को देखना चाहते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, छुपी रहती है। सेव मनी, सेविंग करना सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं, अपनी आजादी की तैयारी करना है। इस पूरी किताब का एक ही मूल मंत्र है, पैसे को समझो, उसे अपने जीवन का सेवक बनाओ, मालिक नहीं। क्योंकि जब पैसा हमारे दिमाग को चलाता है तब हम समझदारी से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस ऑडियो बुक सीरीज ने कुछ भी नया सिखाया, अगर आपको खुद को देखने का नजरिया बदला महसूस हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी बुक की समरी सुनना पसंद करेंगे। और साथ ही बुक लैम्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को बेहतर करते हैं हर पेज के साथ। अंत में एक बात याद रखिए, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उसे समझदारी से न संभाला जाए तो वो आपको बेच देता है। तो चलिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। बुक लैम्प, जहाँ हर किताब जिंदगी में रोशनी लाती है।